श्री कृष्णा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज लाए हैं जिसमें मैं आपको ब्लूप्रिंट पर बेस्ड बायोलॉजी के हर चैप्टर को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही प्रोवाइड कराऊंगी आपको अपने हैंड रिटन नोट्स। आपको ये नोट्स नीट मेंटोर ऐप पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर, जिसका नाम है डिसीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये है इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी में डिफरेंस। देखो, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हम जब जन्म लेते हैं, जब बर्थ होता है किसी का, तब से उसके साथ हो। और एक्वायर्ड या एडेप्टिव, नाम से पता चल रहा है एक्वायर्ड की है ना, यानी कि बाद में जो इम्यूनिटी एक्वायर्ड की है वो इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। अब इन्नेट इम्यूनिटी में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि हमारी स्किन हो गई, ठीक है, ये स्किन जब से हम थे तब से हमारे साथ है। साथ में हमारे, अगर हम बात करें माउथ के अंदर, तो सलाइवा हो गया। वही हम थोड़ा और अंदर जाए तो हमारे स्टमक में एसिड्स होते हैं, HCl वगैरह, ये सारे इन्नेट है ना, यानी कि ये पहले से हैं। बाकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी बात करें, जैसे हमें कोई डिसीज हो गई, मान लो चिकन पॉक्स हो जाता है, तो चिकन पॉक्स के बाद जो है उसमें इम्यूनिटी बन जाती है। ठीक है, तो वो इम्यूनिटी क्या है? हमने एक्वायर्ड की है बाद में। ठीक है, तो अब इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि होता क्या क्या है। सबसे पहले क्या बोल रहा है? पहले पॉइंट में बोल रहा है कि इन्नेट इम्यूनिटी रिफर्स टू नेचुरली अकरिंग इम्यूनिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? नेचुरली अकरिंग इम्यूनिटी है, यानी कि नेचर से मिली हुई इम्यूनिटी है, प्राकृतिक है। वहीं अगर हम बात करें एडेप्टिव इम्यूनिटी की, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है? एडेप्टिव इम्यूनिटी रिफर्स टू एन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि वो इम्यूनिटी है जो हमने बाद में गेन करी है या हमको बाद में मिली है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे बोल रहा है कि नॉन एज नेचुरल इम्यूनिटी, यानी कि ये प्राकृतिक है, नेचुरली हमको मिली है, इसलिए क्या बोल देंगे हम इसको और किस नाम से जानते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी को नेचुरल इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी, तो इसके भी दो नाम है, या तो आप एडेप्टिव इम्यूनिटी बोल दो या फिर क्या कह सकते हो, इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कह सकते हो। थर्ड पॉइंट जो है वो है जनरेट अ नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। देखो, नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब है? इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो किसी एक चीज के लिए नहीं होगी। जैसे कि आपकी स्किन है, ये जो है हर चीज को रोकेगी, जो चीज इसके अंदर नहीं आ सकती, जो भी आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वायरस, बैक्टीरिया, अगर ये रोक सकती है तो वो सभी को रोकेगी। ऐसा नहीं है स्पेसिफिक किसी वायरस को या किसी बैक्टीरिया को नहीं रोकेगी, वो हर एक चीज को रोकेगी। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए बनती है और ये उसी चीज को रोकेगी। ठीक है, यानी कि जनरेट अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, ये एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी जो सिर्फ किसी एक चीज को ही रोकेगा। वही फोर्थ पॉइंट की बात करें तो बोल रहा है ऑलवेज प्रेजेंट इन द बॉडी। तो इन्नेट इम्यूनिटी कहाँ है? हमको बर्थ के साथ ही मिली है, यानी कि बर्थ से अभी तक है और हमेशा रहेगी। तो ये क्या है? ऑलवेज प्रेजेंट इन द बॉडी, बॉडी में हमेशा ही प्रेजेंट होती है। वहीं इसकी बात करें, जनरेट इन रिस्पॉन्स टू एक्सपोजर टू एन एक्सटर्नल फैक्टर, ये कब जनरेट होती है? ये आपकी तभी जनरेट होगी ना जब आपको मतलब एक्सटर्नल कोई फैक्टर आ जाए, है ना, तभी ये जनरेट होगी, क्योंकि ये हमें बचपन से तो मिली नहीं है, ये बाद में बननी है। तो जब कोई आपको वायरस या कोई बैक्टीरिया आपको इफेक्ट करेगा, ये तभी उसी टाइम पे क्या होगी? ये आपकी जनरेट होगी, यानी कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर, यहाँ पे किसको मान सकते हैं हम? किसी वायरस, बैक्टीरिया या अगर अनदर कोई पैथोजन है तो उसको हम मान सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या कहता है कि जनरेट अ रैपिड रिस्पॉन्स, रैपिडली वर्क करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी चीज हुई, जैसे इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होगा कि आपका कोई भी चीज ने इफेक्ट किया, मतलब कोई भी चीज आई, तो वैसे तुरंत वो क्या करेगा? रैपिड रिस्पॉन्स उसके प्रति देगा, है ना। लेकिन आपका जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है ये क्या करेगा? थोड़ा टाइम लेगा। वो पहले देखेगा कि हाँ ये वायरस आया है, ये कुछ हमारी बॉडी को नुकसान कर रहा है या नहीं, फिर उसके बाद कुछ प्रोसेस होगी, तब जाके आपकी क्या इम्यूनिटी बनेगी। तो इस सारी चीज में कितना पूरा 5 से 6 दिन जो है लग जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको क्या होती है? सर्दी खांसी होती है, ठीक है, जुकाम होता है, तो उस टाइम पे क्या होगा? वो एक वायरस की वजह से होता है। जब वायरस इफेक्ट करता है तो पहले 4 से 5 दिन तक उसके लिए इम्यूनिटी नहीं बनती, फिर उसके बाद जो है प्रोसेस होती है, फिर इम्यूनिटी बनेगी, फिर उस वायरस को मारा जाएगा, है ना। तो यानी कि इसमें कितना 5 से 6 दिन लग गए। लेकिन वही इन्नेट इम्यूनिटी की बात करें ना, तो ये एकदम क्विक रिस्पॉन्स जो है वो देता है। सिक्स्थ बात करें हम इसमें, तो टेम्परेचर, पीएच, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इसके बैरियर हैं। टेम्परेचर, देखो क्या होता है कि जब भी हमको फीवर
आता है तो कई बार क्या होता है, हमारी जो स्किन जो है वो कैसी हो जाती है, हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो वो भी इसलिए होती है कि कोई वायरस जो है, ऐसे वायरस या बैक्टीरिया जो ज़्यादा टेम्परेचर पर ना रह पाए, उनके लिए क्या करता है, बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है ताकि वो उस चीज़ पे मतलब ख़त्म हो जाए, वहीं पे आगे उनकी फर्दर ग्रोथ ना हो पाए। वहीं पीएच जो होता है, तो कई मतलब ऐसी चीज़ें होती है, कोई ऐसा पैथोजन होता है जिसके लिए वो पीएच मतलब सूटेबल नहीं हो, तो हो सकता है वो उससे ख़त्म हो जाए। बाकी स्किन जो है, स्किन तो आपको प्रोटेक्ट करती ही है हमेशा। वहीं आपका म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, ये सारे क्या है, आपके बैरियर हैं। और ये कैसे बैरियर है, नेचुरल बैरियर है, यानी कि हमको बर्थ के साथ ही मिले हैं। वही बात करें इसमें, तो इसमें क्या होता है, लिम्फ नोड, स्पिन एंड लिम्फॉइड टिश्यूज जो होते हैं वो इसके बैरियर्स होते हैं। ठीक है, 7 पॉइंट क्या कह रहा है, डज नॉट डेवलप मेमोरी सेल। यानी कि देखो क्या होता है, हमारा जो एडेप्टिव इम्यूनिटी, इसमें क्या होता है, जैसे आपका कोई एक वायरस या बैक्टीरिया कोई पहले इफेक्ट किया, ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये उसके मतलब कोई भी एंटीबॉडी बना लेगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करेगा, उसके लिए एंटीबॉडी बना लेगा। और फिर जब दोबारा से वही वायरस या वही बैक्टीरिया आपकी बॉडी में दोबारा से आएगा ना, तो इसको याद रहेगा कि हाँ ये वही है जो पहले आ चुका था। तो वो क्या करेगा, जो एंटीबॉडी बनी हुई रखी होगी बॉडी के अंदर, उसी से क्या करेगा, उसको मार देगा। लेकिन ये ऐसा कोई मेमोरी नहीं बनाता, ये इसमें कोई ऐसी मेमोरी सेल्स नहीं होती जिससे कि ये मतलब उस चीज़ को याद रखे कि हाँ इसने पहले जो है ये पहले आ चुका है। लेकिन आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है, इसके अंदर मेमोरी सेल्स होती हैं, इसे याद रहता है कि ये वाला बैक्टीरिया, ये वायरस जो है वो पहले आ चुका है। भाई 8th पॉइंट की बात करें तो ये बोल रहा है डज नॉट प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन। देखो इसमें क्या है, नॉर्मली हमारा है मतलब हमारी स्किन है, हमारा म्यूकस है, ये हमेशा हमारे साथ है हमारी बॉडी में। क्या हमसे इनसे कभी हमें एलर्जी होती है? जी नहीं, इनसे कोई एलर्जी नहीं होती, यानी कि ये कोई ऐसी एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन वही बात करें इस चीज़ की, तो ये एलर्जिक रिएक्शन डेवलप कर सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें कुछ ऐसी एंटीबॉडी बन जाए जो हमारी जिनसे हमें ही एलर्जी हो जाए, है ना। तो ये क्या करता है, ये एलर्जिक रिएक्शन जो है वो डेवलप करता है। वही 9th पॉइंट में इसके एग्जाम्पल की बात है, तो कई बार क्या होता है, देखो हमको कभी चोट लगती है या कोई मॉस्किटो वगैरह काट लेता है, मच्छर काट लेता है, तो उस जगह पे क्या होता है, हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है, रेड रेड हो जाता है। तो ये सारा किस वजह से हो रहा है, इन्नेट इम्यूनिटी की वजह से हो रहा है ना। तो देखो रेडनेस, स्वेलिंग कॉज्ड बाय WBC अराउंड द वुंड, यानी कि WBC क्या हो गया यहाँ पे, व्हाइट ब्लड सेल्स, मतलब जो वुंड है, जो घाव है, उस टाइम पे वहाँ पे जो WBC है वो क्या कर देगा, रेडनेस या स्वेलिंग कर देगा। यानी कि स्वेलिंग और रेडनेस, देखो होता क्या है, अगर स्वेलिंग हो जाएगी ना तो वो एक ही जगह पे रहेगा, वो मतलब वहाँ से ज़्यादा फैल नहीं पाएगा। तो उसको फैलने से रोकने के लिए वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, स्वेलिंग कर दी जाती है। वुंड के अराउंड जो घाव आपको लगा है, जो चोट आपको लगी है, उसके अराउंड क्या कर दिया जाएगा, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है या रेडनेस हो जाती है। ठीक है, वही इन्नेट इम्यूनिटी, देखो वैक्सीनेशन अगेंस्ट अ वायरस, हम क्या करते हैं, वैक्सीन लगवा लेते हैं एक वायरस के अगेंस्ट। अब क्या होगा कि जैसे ही वैक्सीनेशन में मोस्ट मेनली होता क्या है कि आपको जो वायरस है उसी वायरस को किल करके, है ना, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि वो वायरस कैसे भी मतलब हमारी बॉडी में चला जाए और उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी बन जाए। तो क्या करेंगे हम, जैसे एक वायरस है, इसी को किल कर देंगे, है ना। किल्ड फॉर्म में होता है या फिर ये इस फॉर्म में होता है कि ये किसी काम का ना रहे, मतलब हमारी बॉडी में जाके आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। और कई बार ऐसा होता है जब हम वैक्सीन लगवाते हैं तो हमको क्या होता है, बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है थोड़ा बहुत, है ना। तो वो भी इसी वजह से, क्योंकि हमने दिया क्या है, वायरस ही तो दिया है, वो किल्ड फॉर्म में दिया है। अब देखो ये जब जाएगा वायरस तो हमारी बॉडी जो है एक्टिव हो जाएगी। ये वायरस गया, भले ही वो किल्ड था, है ना, लेकिन हमारी बॉडी एक्टिव हो जाएगी और इस वायरस के खिलाफ वो क्या बना देगी, एंटीबॉडी बना देगी। क्या बना लेगी यहाँ पे, एंटीबॉडी बना लेगी। यानी कि एंटीबॉडी बना लेगी हमारी बॉडी और इसको क्या कर लेगी, फिर वो स्टोर कर लेगी, यानी कि स्टोर करके रख लेगी। और फिर फर्दर अगर आगे कभी ऐसा हुआ कि मान लो अभी तो हमने जान करके किल्ड जो वायरस है वो दिया, लेकिन अगर कोई लिविंग वायरस जो है वो आ गया ना, तो यहाँ पे क्या है, इसके पास एंटीबॉडी पहले से बनी रखी हुई है और ये कैसी आपकी मेमोरी सेल्स हैं। तो जब ये दोबारा से ये वायरस आएगा तो ये इसको पहचान लेगी कि हाँ ये वही पहले वाला वायरस है। तो ये क्या करेगी, एंटीबॉडी इधर जाएगी और इस वायरस को खत्म कर देगी। तो यानी कि क्या है, वैक्सीनेशन अगेंस्ट ये मेनली जो है वैक्सीनेशन में हम करते हैं। तो ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, आपको इतने ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने इतने सारे इसलिए लिख दिए हैं ताकि इनमें से अगर आप कुछ भूल भी जाओ तो कुछ और चीज़ें तो याद रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी में डिफरेंस। अब हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
व्हाट इज HIV। तो अगर आप डिसीज चैप्टर पढ़ रहे हो तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने HIV, एड्स इन सब के बारे में ना सुना हो, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी हैं कि इतना ज़्यादा इफेक्टिव होती है कि ये सबको पता ही होता है ना। अब HIV क्या है, अब कई लोग HIV को ही डिसीज समझ लेते हैं। HIV डिसीज नहीं है, HIV क्या है, एक वायरस है। HIV एक वायरस है जिसकी वजह से एड्स होता है ना। तो HIV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस का नाम है। ये क्या होता है, जब ये बॉडी को इफेक्ट करता है तो हमारी बॉडी के अंदर हेल्पर T सेल्स होती हैं, है ना। तो इन सेल्स का नंबर जो है धीरे धीरे गिरने लगता है, ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और वो जिस किसी को भी HIV वायरस होता है तो उसमें क्या होगा कि पहले इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, स्टार्टिंग में डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर काफ़ी फैलता जाता है। इसका पता क्या है, बाद में चलता है कुछ टाइम बाद, जब तक जो है बॉडी के कई सारे पोर्शन को वो जो है खराब कर चुका है। इसमें फिर आपको ऐसे वीकनेस होने लगेगी, ठीक है, कोई भी बीमारी जो है दूसरी वो बहुत जल्दी होने लगेगी। यानी कि ऐसे वायरस जो आपको मतलब नुकसान नहीं पहुंचा पाते, वो वायरस से भी आपको या बैक्टीरिया से भी आपको नुकसान होने लगेगा, ठीक है। तो ये HIV की वजह से होता है। और एक और चीज़ कि इसका एड्स का कोई इलाज नहीं है अभी तक, है ना, एड्स का कोई इलाज भी नहीं है। सो बेस्ट क्या है इसका, प्रिवेंटिव, यानी कि पहले से ही प्रिवेंशन लेके रहो, वही इसका इलाज है। अब हम समझ लेते हैं HIV है क्या। तो जैसे कि मैंने आपको बताया HIV क्या है, एक वायरस का नाम है। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। सो इज अ वायरस दैट अटैक द बॉडीज इम्यून सिस्टम। ये किस पे, इम्यून सिस्टम पे आपका अटैक करेगा। जिस भी किसी व्यक्ति के अंदर ये HIV वायरस गया तो उसका जो पूरा इम्यून सिस्टम है ना उस पर अटैक कर देगा और उस इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इफ HIV इज नॉट ट्रीटेड इट कैन लीड टू एड्स। यानी कि इसको ट्रीट नहीं किया, समय रहते अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो HIV वायरस क्या होगा, बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते वो किसका रूप ले लेगा, एड्स का रूप ले लेगा, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम। यानी कि यहाँ पे भी एक वर्ड आ रहा है जिसका क्या है, एक्वायर्ड, यानी कि ये चीज एक्वायर्ड की गई है, यानी कि जन्म से नहीं है। ये कहाँ है, बाद में HIV वायरस आपकी बॉडी में एंटर किया और उसके बाद क्या हुआ है, आपको एड्स हुआ है, ठीक है। तो ये चीज हो गई HIV। अब इसकी कुछ प्रिवेंटिव मेथड है कि हम इसको कैसे खुद को इससे बचा के रख सकते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपको कि HIV क्या है, वायरस है जिसके ज्यादा होने से आपको क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। इतनी सी बात याद रखनी है। सेकंड, इसका अगर हम प्रिवेंटिव मेथड देखें तो पहला दिया है कंट्रोल शेयरिंग ऑफ निडल्स बाय ड्रग एडिक्ट्स। देखो क्या होता है, जनरली जो ड्रग लेते हैं जो लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, निडल्स के थ्रू ड्रग लेते हैं। जैसे आप कोई भी महंगा सा ड्रग है, वही ड्रग से दो फ्रेंड को ही गए ड्रग लेने, ठीक है। तो क्या करेगा, एक फ्रेंड उसी निडल से ले लिया और दूसरा फ्रेंड भी उसी निडल से क्या ड्रग ले लेगा। तो उससे क्या होता है कि जो ड्रग होगा ना, अगर किसी एक बंदे को आपका एड्स है तो वो क्या करेगा, उस निडल में उसका ब्लड वगैरह कुछ आ गया होगा और वही निडल से जब दूसरा बंदा जो है अपने अंदर इंजेक्ट करेगा तो उसको भी क्या होगा, वही सेल्स उसके अंदर चली जाएंगी और उसको क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी मतलब सीरिंग्स भी यूज करते हैं तो हमेशा न्यू करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि एक ही को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, अवॉइडिंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। सबसे मेन रीजन जो है इसका एड्स होने का वो क्या है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर का होना। इसी से क्या होता है, आपका एड्स होता है, यानी कि इसको अवॉइड करना है। फिर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स। तो क्या होता है, कई सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो क्या करती है, कॉन्डम्स का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, तो इनका ये यूज होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन वो लोग करवाते हैं। फोर्थ है रेगुलर हेल्थ चेकअप, यानी कि हेल्थ का रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए। जैसे कि आपको कोई इम्यूनिटी वीकनेस लग रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इम्यूनिटी में कुछ कमी आ रही है, मतलब वीकनेस फील हो रहा है ज़्यादा, तो आपको उस टाइम पे और वैसे भी आपका रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाने देना चाहिए, ताकि समय से पहले हमें पता चल जाए कि कौन सी डिसीज़ जो है हमको हो रही है ना। तो ये हो गए इसके कुछ प्रिवेंटिव मेथड और HIV क्या है इसके बारे में। अब हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। हमारी पूरी बॉडी में एंटीबॉडी, एंटीजन, ये चीज़ें जो है काफ़ी मेन रोल प्ले करती हैं, है ना, क्योंकि ये एंटीबॉडी ही है जो किसी को किल कर रही है, किसी को ख़त्म कर रही है। तो इनके बारे पे पढ़ना और इनके ऊपर क्वेश्चन आना लगभग संभव ही है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंटीबॉडी है क्या। देखो, an antibody also known as immunoglobulin is a Y-shaped structure which consists of 4 polypeptide chain, 2 heavy and 2 light। देखो होता क्या है, हमारी बॉडी में
कोई वायरस आया, फॉर एन एग्जाम्पल आपकी बॉडी में कोई वायरस आया, ठीक है, तो इस वायरस का होगा एक चेहरा, है ना कोई पहचान होगी इसकी, मतलब कुछ ऐसा होगा जो इसके अंदर यूनिक होगा, है ना, उसको हम बोल देते हैं कि वायरस का कोई एक चेहरा होगा, जिस चेहरे को हमने क्या नाम दे दिया, एंटीजन नाम दे दिया, ठीक है। अब ये जब इफेक्ट करेगा, बॉडी के अंदर आएगा, तो हमारी बॉडी जो है इसको पहचान नहीं पाएगी, वो उसको लगेगा कि ये जो है हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, इसको हमारी बॉडी ने, हमारे इम्यून सिस्टम ने कभी नहीं देखा। तो अब हमारा इम्यून सिस्टम जैसे इस वायरस को देखेगा और इस एंटीजन को देखेगा जो कि डिफरेंट है, तो वो क्या करेगा, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा, एंटीबॉडी बना के इसको खत्म करने की कोशिश करेगा। यही इम्यून सिस्टम का काम होता है। इम्यून सिस्टम ने जैसे ही कोई एक नया चेहरा देखा कि हाँ कोई एंटीजन आया है, एंटीजन क्या है आपका, कोई भी स्ट्रेंजर समझ लो, है ना, तो कोई भी एक एंटीजन, कोई एक स्ट्रेंजर आया है, तो अब क्या करना है, इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा और एक्टिव होने के बाद उसके खिलाफ क्या बना देगा, एंटीबॉडी। तो ये हो गया आपका, ठीक है। इसी एंटीबॉडी से अब ये क्या करेगा, इस एंटीजन को किल कर देगा, यहाँ पे ये किसको क्या कर देगा, किल कर देगा। और साथ में हमारे इम्यून सिस्टम में एक मेमोरी सेल्स होती हैं, ठीक है, मेमोरी सेल्स जो है वो याद रखेगी किसको, इस एंटीजन को। अब उसके अंदर ये डेटा सेव हो जाएगा कि हाँ अगर फर्दर कोई ऐसा दोबारा कोई एंटीजन आया तो इसमें ये वाली एंटीबॉडी यूज होनी है और उस एंटीबॉडी को ये स्टोर कर लेगा। यही सेम थिंग काय में होती है, आपकी वैक्सीनेशन में होती है। जब हम वैक्सीन देते हैं तो उसमें मेनली हम वायरस दिया जाता है, किल्ड वायरस, जिसके खिलाफ क्या बनती है, मतलब जिसमें क्या होता है, एक एंटीजन, और उसके खिलाफ क्या बन जाती है, आपकी एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी जो है आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। तो सेम वही है। अब उसमें स्ट्रक्चर पूछा है कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो होता क्या है, एंटीबॉडी जो है एक तो वाई शेप्ड का होता है और उसमें दो चेन होती हैं, एक हैवी चेन और एक, दो हैवी चेन और दो लाइट चेन, ठीक है। तो ये तो हुआ है इसके स्ट्रक्चर की बात। और ये बनता का ऐसे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से। ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है आपकी, ये वही हैवी चेन है और लाइट चेन है, ठीक है। इसके अलावा ये जो बाइंडेड होती हैं तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से एक दूसरे से बाइंड होती हैं। एक बार इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। तो ये है इसका एक डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। देखो इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पे ये जो है आपका वाई शेप्ड है एक तो, ठीक है, ये वाई शेप्ड है। और यहाँ पे ये जो बड़ी वाली चेन दिख रही है आपको, ये बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये है हैवी चेन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, हैवी चेन। तो आप देखो इसको स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है आपको, एक ये वाला है और एक ये है, यानी कि कितनी हो गई, 2 हैवी चेन हो गई। वही इसकी बात करें हम, ये जो छोटा वाला है तो ये क्या हो गई आपकी लाइट चेन हो गई, है ना। ये सब बनी किससे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की ये चेन्स हैं। तो ये आपकी 2 लाइट चेन हो गई हैं और 2 हैवी चेन हो गई इसके अंदर। साथ में इसमें एक चीज और होती है, और ये खुद आपस में किससे जुड़ी हुई है, ये देखिए आपको ये नजर आ रही होगा, ये दो पॉइंट है ना, ये क्या है आपकी, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, यानी कि किससे आपस में जुड़ी हुई है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है। वही एक और चीज अगर हम देखें इसके लास्ट कॉर्नर पे, तो आपको ऐसा कुछ हुक टाइप का दिख रहा होगा, जैसे कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, इस टाइप का कुछ बना हुआ है, इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। यानी कि एंटीबॉडी क्या करता है कि जो एंटीजन आया है, जो वायरस आया है ना, एक जो नया चेहरा जो उसको दिखाई दे रहा है, उसको एंटीबॉडी जो है अपना यहाँ पे बाइंड कर लेता है, यहाँ पे पकड़ लेता है, ठीक है। तो ये इसकी एंटी बाइंडिंग साइट होगी। अब देखो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा, आपको एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बना देना है, इस टाइप से कुछ, आपको इस तरह से कुछ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बना देना है। इसकी ये दोनों क्या हो जाएंगी, हेवी चेन हो जाएंगी, और यहाँ पे आप कुछ ऐसे बना दोगे, ये आपकी क्या हो गई, लाइट चेन हो गई। साथ में ये आपस में किससे जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ। और लास्ट में जो है आपका ये हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट, जहाँ पे आपका जो एंटीजन है उसको एंटीबॉडी बाइंड कर लेगी। तो ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया। आप स्ट्रक्चर के साथ, आप जब स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो आप खुद ही दे सकते हो, इसको खुद से ही डिस्क्राइब कर दोगे। आपको देखो क्या देखने मिल रहा है स्ट्रक्चर में, 2 हैवी चेन देखने मिल रही है, ये लिख दो कि 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं, आपस से किससे जुड़ी हुई हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं। और लास्ट में क्या है इसके, एंटीजन बाइंडिंग साइट है। बस ये इतना सा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके फिर से क्वेश्चन पूछे जाने की मतलब एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिया है इसका, आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मैं स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको इसी को थ्योरी में लिख देना है अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो होता क्या है, मलेरिया के बारे में तो आपने सबने सुना ही होगा। अब मलेरिया का पता है कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, मच्छर के काटने की वजह से होता है। लेकिन मच्छर के काटने से भी ऐसा क्या होता है कि मलेरिया हो जाता है। तो देखो क्या होता है, जैसे कोई मच्छर है और मच्छर भी ना हर किसी मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होगा। देखो क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति को पहले से मलेरिया है और किसी मॉस्किटो ने उसके ऊपर, किसी मच्छर ने उसके ऊपर जाके काट दिया और वही मच्छर अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को जाके काटता है तब उसको जाके मलेरिया होगा। तो होगा क्या कि अगर किसी मच्छर ने एक इंसान के ऊपर काटा तो उसके अंदर होंगे उसके स्पोरोजॉइट्स, और वही स्पोरोजॉइट्स जब वो मच्छर दूसरे किसी नॉर्मल व्यक्ति के ऊपर जाके काटेगा तो उसके ऊपर चले जाएंगे और फिर आगे जो होना है ना, अब इसमें हम समझते हैं। ठीक है, देखो एक नॉर्मल सा, एक ये नॉर्मल व्यक्ति का एक ये क्या है, हैंड है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल था। अब यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजाइट्स आर इंजेक्टेड विद द बाइट, तो मॉस्किटो का जो सलाइवा होगा उसके अंदर क्या होंगे, स्पोरोजॉइट, और अब ये जैसे ही इसे काटेगा तो वो स्पोरोजॉइट जो है इसकी बॉडी के अंदर क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। ठीक है, फिर ये जाएंगे कहाँ पे, उस नॉर्मल व्यक्ति के कहाँ पे, लीवर के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये स्पोरोजॉइट्स जो है वो कहाँ पे पहुंच गए, उसके लीवर के अंदर, सेल्स के थ्रू लीवर तक पहुंच गए। फिर यहाँ पे क्या होगा, इसमें होगा असेक्सुअली रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया था कि ये खुद से ही रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। एक सेल जो है इसमें आपकी, एक सेल के अंदर इसका जो न्यूक्लियस है इसका डिवीजन होगा पहले। ठीक है, जिससे 2 न्यूक्लियस बनेंगे और ये आपस में ब्रेक होकर के फिर से 2 डॉटर सेल्स बना लेंगे। तो ऐसे ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये बार बार प्रोड्यूस होके आपके क्या करेंगे, बहुत सारे सेल्स जो है वो बना लेंगे। देखो यहाँ पे कितना आपके 2-3 थे, 2-3 से 4, 4 से 6, ऐसे करके बहुत सारे जो है स्पोरोजॉइट्स बन जाएंगे। So the parasite reproduce asexually in a liver cell, bursting the cells and releasing into the blood। अब क्या होगा कि जो पैरासाइट था सेल के अंदर, इसने क्या किया, पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से काफी ज्यादा अपने नंबर बढ़ा लिए, फिर नंबर जैसे बढ़े तो वो जो सेल है, आपकी जो सेल है इसके अंदर जो बहुत सारे सेल्स हो जाएंगे तो ये क्या कर जाएगी, ये बर्स्ट हो जाएगी, यानी कि फट जाएगी। और जैसे ये फटेगी तो इसके अंदर से सारे सेल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और अब जैसे ही बाहर निकले तो ये सारे स्पोरोजॉइट ये जो निकले हैं ये क्या करेंगे, दूसरे सेल्स को जाकर के उनको भी क्या करेंगे, अफेक्ट कर देंगे, है ना। तो ऐसे करके इनका नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपकी नॉर्मल सेल्स थी, अब यहाँ से लीवर से निकल के ये किसमें, जो आरबीसीज हैं आपकी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो है उनके अंदर जाएंगी, है ना। तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल, बर्स्टिंग द सेल blood cells and causing cycle of fever and other symptoms, releasing parasite effect new red blood cells। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस होगी, जैसे ही आपका ये गया एक रेड ब्लड सेल्स के अंदर, है ना, फिर वहां पे भी क्या, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद अपना नंबर बढ़ाएंगे, नंबर बढ़ाने के बाद क्या होगा, सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगी, यानी कि फट जाएगी, और फिर से ये जो है निकल जाएंगे। अब देखो यहाँ से फिर निकलने के बाद क्या कर सकते हैं, ये दूसरी सेल्स को जो है फिर से इफेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे आपकी साइकिल देख रहे हो, नंबर कहाँ से कितना ज्यादा बढ़ चुका है। उसके बाद क्या आता है, अभी तक आपका असेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन अब कैसे करेंगे, अब आ गई आपकी सेक्सुअल स्टेज। अब ये जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है कि क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और दोनों ही गैमेट बनाते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, देन आपका ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जो है 2 गैमेट बनेंगे, एक तो मेल और एक फीमेल, है ना, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट जो है आपके यहाँ पे बन जाएंगे। तो सेक्सुअली स्टेज में गैमेटोसाइट डेवलप्ड इन रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही ये सेक्सुअली प्रोड्यूस करेंगे और आपका क्या बना लेंगे, यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट जो है वो बना लेंगे। अब ये जो गैमेटोसाइट्स है ना, गैमेटोसाइट्स क्या है, यही गैमेट जो बने हैं ये क्या करेंगे, फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मील। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे जो है इतनी जो प्रोसेस हुई है, इस बीच में इस व्यक्ति को जो है क्या हो चुका है, इसको तो मलेरिया हो चुका है ना। जब आपने देखा होगा ठंड की कपकपी होती है, मलेरिया में क्या बार बार सर्दी वगैरह लगती है, तो जब ये सेल्स बर्स्ट होती हैं, जब ये निकलती हैं ना, जब ये फूट के निकलती हैं, तो उसी टाइम पे क्या होता है कि बार बार जो है सर्दी वर्दी का लगना, ये सारी चीजें होती हैं।
यानी कि इसको इन्फेक्शन हो चुका है, इसको मलेरिया हो चुका है। अब कोई और मच्छर आया है, वो फिर से इसी को काट रहा है, ठीक है, तो ये काटेगा तो ये क्या करेगा, इसका ब्लड है, ये जो ब्लड है इसी जिसको मलेरिया हो चुका है उसके अंदर जो ब्लड है उसके अंदर ये गैमेटोसाइट्स पड़े होंगे, है ना, जिसमें आपका फीमेल और मेल दोनों गैमेटोसाइट्स होंगे। अब क्या करेगा, कोई और मॉस्किटो अगर इधर आया तो इसको बाइट कर लेगा और इन गैमेटोसाइट को क्या है अपने अंदर ले लेगा, है ना। जब वो बाइट करेगा तो ब्लड के साथ, ब्लड ही तो ये इसके अंदर से ले रहा है ना, तो जो ब्लड है वो इसके अंदर जाएगा और साथ में उस ब्लड के साथ क्या जाएगा, आपका गैमेटोफाइट्स, है ना। और ये जो गैमेटोफाइट्स हैं अब ये जाकर के क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन इनका कहाँ होगा, इसके अंदर ही, देखो यहाँ लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इनटू मॉस्किटोज गट, यानी कि मॉस्किटो के गट के अंदर जाने के बाद इनमें फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ से क्या है, यहाँ से उसने जो है ब्लड के साथ सिर्फ और सिर्फ गैमेटोफाइट लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ गैमेट उठाए। फर्टिलाइजेशन कहाँ जाके करेगा, वो मॉस्किटो के गट के अंदर, और ये जो है अब आगे जाके आपका किसके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। देखो अब क्या हुआ है, मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, यानी कि स्पोरोजाइट एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि अब ये गट्स के अंदर से, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो हो ही चुका है, तो इस गट के अंदर से ये किस में चला जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड में चला जाएगा और वहां जाके ये हो जाएगा स्टोर। फिर जब ये दोबारा फिर से जो है ये जो मच्छर है ये फिर से किसी और को काटेगा, तो अब ये स्पोरोजॉइट्स क्या करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड को बर्स्ट करके निकल जाएंगे और फिर जो है फिर से किसी नॉर्मल इंसान के ऊपर जो है चले जाएंगे और फिर से पूरी की पूरी प्रोसेस जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। देखो एक बार और सिंपली देख लेते हैं हुआ क्या है। सबसे पहले कोई एक नॉर्मल व्यक्ति था, उसको किसी मॉस्किटो ने काटा। अब मॉस्किटो वो कौन सा मॉस्किटो है, जो पहले किसी मलेरिया, जिस व्यक्ति को मलेरिया था उसको काट चुका था, वही मॉस्किटो जो है एक नॉर्मल व्यक्ति को जब काटेगा तो इसके सलाइवा के अंदर क्या होंगे, स्पोरोजॉइट्स होंगे। वो स्पोरोजॉइट्स उस नॉर्मल व्यक्ति के अंदर चले जाएंगे, वहां से पहुंच जाएंगे लीवर के अंदर। लीवर में वो कैसे असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे और अपने नंबर्स बढ़ाएंगे। फिर जैसे ही उसके नंबर बढ़ाएंगे तो लीवर की सेल्स जो है वो बर्स्ट हो जाएंगी, यानी कि फट जाएंगी, और वहां से वो चल करके दूसरी सेल्स जो है उनको भी इन्फेक्ट करेंगी। फिर जब वो आरबीसी में पहुंचेंगे तो आरबीसी के अंदर क्या होगा, एक बार फिर से जो है आपका असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा और फिर से इसके नंबर बढ़ेंगे और यहाँ पे एक बार फिर से जो आरबीसी की सेल्स हैं जो है वो फूट जाएंगी, बर्स्ट हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे होगा आपका क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे। फिर कोई मॉस्किटो आएगा, उसको जो है बाइट करेगा तो उसमें उसके साथ क्या चले जाएंगे, वो सेल्स चली जाएंगी जिसके अंदर क्या था, आपका गैमेटोफाइट था। फिर मॉस्किटो के गट के अंदर जाके आपका क्या होना है, फर्टिलाइजेशन होना है और उसके बाद कहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड में जाकर के स्टोर हो जाना है। फिर सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आपकी जो स्पोरोजॉइट है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के होने के बाद बनता है आपका स्पोरोजॉइट्स। तो इनके नंबर जो है बढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये सलाइवरी ग्लैंड को भी बर्स्ट कर देंगे और फिर से इसको जाके किसी को बाइट कर लेगा और ये प्रोसेस जो है पूरी की पूरी एक साथ चलेगी। तो आप इसको एक बार, जब मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, जब आप एक बार खुद से देखोगे तो आपको ये पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हुआ क्या है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपसे पूछा जा सकता है। आप जब इसको थ्योरी फॉर्म में रखोगे, आप बस इसको याद रखो, आप इस चार्ट को पूरा माइंड में सेट कर लो कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ, पहले उसने आगे बाइट किया, फिर लीवर में गया, फिर आरबीसी में गया, इसके नंबर बढ़े, फिर ना आरबीसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फिर जो मॉस्किटो दोबारा आके उसको लेके गया ना, और फिर कहाँ पे, सलाइवा में जाकर के, सलाइवरी ग्लैंड्स में जाकर के स्टोर हुआ। तो आपको जब याद रहेगा ये पूरा का पूरा, तो आप इसको अच्छे से जो है थ्योरी के फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वो पहले लीवर में गया था या पहले आरबीसी में, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे हैं आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं आपको सिलेक्टेडली लेकर के आई हूँ, आपको ये अटेम्प्ट करने हैं और इनके आंसर्स कहाँ देने हैं, आपको कमेंट सेक्शन में दे देना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड, यानी कि वो वायरस, जी हाँ वो वायरस जो किसको इन्फेक्ट कर रहा है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, ठीक है। तो उसका नाम आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है सिरोसिस, सेकंड क्वेश्चन है सिरोसिस ऑफ लीवर इज कॉज्ड बाय, यानी कि सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर के अंदर जो सिरोसिस होता है वो किसकी वजह से होता है, फैट की वजह से होता है, अल्कोहल की वजह से, विटामिन की वजह से, या टोबैको की वजह से। अब देखो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन एक हो जाता है कि आप ना इसमें से एक दो ऑप्शन तो ऐसे खत्म कर सकते हो।
मतलब खुद से जब सोचोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये तो हो ही नहीं सकता है ना। ऐसे करके आप ऑप्शन कैंसिल कर सकते हो। बाकी इसका आंसर जो है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। थर्ड है एड्स अकर बाय विच कॉजेज, ठीक है। इसका आंसर मैं अभी जो हमने क्वेश्चन देखे हैं उसमें दे चुकी हूँ। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप फटाक से देखते ही बता सकते हो कि किस वजह से होता है। देखो पहला बोल रहा है रिडक्शन इन हेल्पर सेल्स, यानी कि हमारे जो इम्यून सिस्टम में जो हेल्पर सेल्स होती हैं उनका नंबर कम हो जाता है। सेकंड बोल रहा है रिडक्शन इन किलर टी सेल्स, यानी कि जो टी सेल्स के अंदर जो किलर टी सेल्स हैं उनका नंबर कम हो जाता है, या फिर ऑटो इम्यून की वजह से होता है, या फिर लेस रिप्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन भी आपका एक चीज है जो आपका किसको किल करता है? वायरस को किल करता है, ठीक है। तो ये चारों आपके पास ऑप्शन है और इसका आंसर आपको बताना है। फोर्थ है ओपिएट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज को आप मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, ये आपको पूछा जा सकता है कि ओपिएट जो है ये आपके कहाँ से आपको मिलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय, देखो कॉमन कोल्ड यानी कि जो नॉर्मल हमें सर्दी खांसी होती है ये किसकी वजह से होती है? एक वायरस की वजह से होती है। तो आपको यही बताना है कि उस वायरस का नाम क्या है, रेट्रोवायरस, फेज वायरस, राइनो वायरस या सेंडाई वायरस, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो इस हिसाब से आपका ये जो चैप्टर है डिसीज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपसे हमारी नेक्स्ट सीरीज में, और जो कल वाला जो चैप्टर था उसके क्वेश्चन भी उसके आंसर्स भी जो है मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। तो ऐसे ही जल्दी जल्दी पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारी पूरी सीरीज। थैंक यू।